बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक पाकिस्तानी मुजाहिद जो ख़ुद को जहाद कश्मीर में शामिल कर चुका हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाएं और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँचती रहें। और हमारी वीडियोस पसंद आने की सूरत में लाइक शेयर करें और कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान, पाक आर्मी और ISI जिंदाबाद का नारा लगाना न भूलें। हम शहर की रोशनियों से दूर हटते जा रहे थे। चलते चलते हम एक छोटे से कस्बे के करीब पहुंच गए। कस्बे के बाहर एक तरफ दरख्तों का स्याह झुंड सा नजर आया। हरनाम सिंह कहने लगा, हमें उन दरख्तों में जाना है। उन दरख्तों में एक पुरानी हवेली थी जिसके इहाते में एक तरफ बिजली का बल्ब रोशन था। उसकी रोशनी में इहाते में एक जानिब 3 ऊँट बैठे नजर आए। एक औरत हावंस दस्ते से चट्टू में कुछ कूट रही थी। दीवार के साथ चूल्हा बना हुआ था, वहाँ आग रोशन थी और एक आदमी पास ही बैठा था। हमें इहाते में दाखिल होते देखकर औरत ने कूटना बंद कर दिया और उस आदमी को आवाज़ दी जो चूल्हे के पास बैठा था। वो आदमी उठकर खड़ा हुआ। हम वहीं रुक गए थे। वो आदमी हमारे करीब आ गया। ये एक सिख सरदार था और बड़ा सा राजस्थानी अंदाज का पगड़ बांध रखा था। हरनाम सिंह ने कहा, मैं हूँ, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल, और दोनों एक दूसरे से बगलगीर हो गए। उस सिख सरदार का नाम बहादुर सिंह था। बहादुर सिंह ने हमें एक कोठरी में बिठाया और कहने लगा, रोटियां पक रही हैं, इसके बाद बात करेंगे। हरनाम सिंह ने कहा, हमने रोटी स्टेशन पर ही खा ली थी। बहादुर सिंह बोला, चाय तो ज़रूर पियोगे। उसने चट्टू कूटती औरत को आवाज़ देकर चाय बनाने के लिए कहा। हरनाम सिंह ने सुगरा बीबी और गुलाम रसूल की तरफ इशारा करके कहा, बहादुर सिंह जी, ये दोनों पाकिस्तानी हैं, इनका स्मगलरों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। गलती से इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करके इधर आ गए थे। बॉर्डर पुलिस ने पकड़ लिया और पाकिस्तानी जासूस होने का इल्ज़ाम लगाकर कैद कर दिया। बब्बर सिंह जी का हुक्म है कि इन्हें जिस तरह भी हो पाकिस्तान पहुंचा दिया जाए। बहादुर सिंह बोला, खालसा जी का हुक्म सर आंखों पर। इसके बाद हरनाम सिंह ने बहादुर सिंह से मेरा तारुफ कराया। ये बहादुर जवान कश्मीरी मुजाहिद है। ये इस इलाके को देखने मेरे साथ आ गया है। बहादुर सिंह मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया और कहने लगा, भैया जी, यहाँ देखने के लिए सिवाय रेत के टीलों के और कुछ भी नहीं है। मैंने हंसकर कहा, मैं रेत के टीले ही देखने आया हूँ। चाय आ गई। सुगरा बीबी और गुलाम रसूल ने भी हमारे साथ चाय पी। हरनाम सिंह कहने लगा, बहादुर सैयां, ये दोनों सफ़र की वजह से बहुत थक गए हैं, इनके लिए 4 पाइयाँ बिछवा दो। बहादुर सिंह ने काम करने वाली औरत से कहा कि इनके लिए बड़े कमरे में बिस्तर लगा दो, तुम भी इनके साथ ही अपनी 4 पाई डाल लेना। सुगरा और गुलाम रसूल उस औरत के साथ बड़े कमरे की तरफ चल दिए। उनके जाने के बाद हरनाम सिंह कहने लगा, ये बताओ बहादुर सिंह के आजकल बॉर्डर की क्या सूरत हाल है। बहादुर सिंह बोला, पाकिस्तान के एटमी धमाके के बाद बॉर्डर पर सिक्योरिटी बड़ी सख्त कर दी गई है और दोनों तरफ की सिक्योरिटी फोर्स की पार्टियां रात दिन गश्त पर रहती हैं। मगर तुम फिक्र न करो, हमारे आदमी इन्हें बॉर्डर पार करा देंगे, लेकिन हो सकता है कि कुछ देर लग जाए। हरनाम सिंह ने पूछा, क्या करतार आजकल जैसलमेर के बॉर्डर पर ही होता है? बहादुर सिंह ने जवाब में कहा, वो आजकल यहाँ नहीं है, जलंधर गया हुआ है, मगर उसकी जगह श्री राम काम कर रहा है। वो भी अपना ही आदमी है। मैंने देखा कि श्री राम के नाम पर हरनाम सिंह की भवें कुछ सुकड़ गई थीं, जैसे वो किसी सोच में पड़ गया हो। उसने बहादुर सिंह से पूछा, ये श्री राम कहाँ का रहने वाला है? बहादुर सिंह ने कहा, अमृतसर का है। कत्ल की एक वारदात में 7 साल जेल भी काट आया है। 4-5 साल से राजस्थान के बॉर्डर पर कमीशन पर माल लाता और ले जाता है। आदमी भरोसे का है और खालिस्तान की तहरीक के साथ उसे बड़ी हमदर्दी है। हरनाम सिंह ने पूछा, हिंदू होकर उसे हमारी खालिस्तान की तहरीक से दिलचस्पी क्यों है? बहादुर सिंह बोला, असल में जब वो जेल में था तो कांग्रेसी हुकूमत के ओहदेदारों के हाथों उसे बड़ी अज़ीज़तें बर्दाश्त करनी पड़ी थीं। वहीं से वो बरहमन हुकूमत के सख्त खिलाफ हो गया। वो तो गांधी और नेहरू का नाम भी नहीं सुनना चाहता। मैं खामोशी से बहादुर सिंह की बातें सुन रहा था। हरनाम सिंह के मुकाबले में बहादुर सिंह मुझे बड़ा सादा लौ आदमी लगा। हरनाम सिंह को खालसा दल में काम करते हुए एक अरसा गुजर गया था और वो खालिस्तान के सिलसिले में कई कमांडो ऑपरेशन भी कर चुका था। उसे लोगों के मिजाज समझने का काफ़ी तजर्बा था। मैं खुद उस आदमी श्री राम पर भरोसा नहीं करना चाहता था, मगर वहाँ मजबूरी थी। बहादुर सिंह के कहने के मुताबिक वहाँ दूसरा कोई भरोसे का आदमी नहीं था। हरनाम सिंह ने बाद में मुझे कहा कि फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, हम श्री राम पर कड़ी निगाह रखेंगे। रात को हम सो गए। दूसरे दिन हमने नहा धोकर नाश्ता किया। हरनाम सिंह बहादुर सिंह के साथ कहीं चला गया। सुगरा बीबी इहाते में एक तरफ सिख औरत के पास बैठी साग बनाने में उसकी मदद कर रही थी। गुलाम रसूल मेरे पास बैठा था। वो परेशान था और कहने लगा, भाईजान, हम पाकिस्तान पहुंच जाएंगे ना? मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा, तुम्हें पाकिस्तान पहुंचाने के लिए तो हम यहाँ आए हैं, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। बहादुर सिंह का बॉर्डर पर काफ़ी असर व रसूख है, उसकी मदद से तुम्हें बॉर्डर पार करा देंगे और फिर मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। मैं अपनी निगरानी में तुम्हें पाकिस्तान पहुँचाऊँगा। हाँ,
एक बात मैं तुम्हें बताना ज़रूरी समझता हूँ। बात यह है कि इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करने के बाद जब तुम दोनों पाकिस्तान के बॉर्डर को पार करने लगो तो हो सकता है कि पाकिस्तान रेंजर से तुम्हारी मुठभेड़ हो जाए। तुम उन्हें देखकर फ़ौरन दोनों हाथ ऊपर उठा लेना और अपने आप को उनके हवाले कर देना। गुलाम रसूल बोला, इस तरह तो हम कैद हो जाएंगे। मैंने कहा, कैद ही होगे, रेंजर्स के जवानों की फायरिंग से तो बच जाओगे। तुम उन्हें अपने बारे में सब कुछ सच सच बता देना, अपनी सारी कहानी सुना देना और कहना कि तुम कोई स्मगलर वगैरह नहीं हो। अपने गांव का नाम पता सब बता देना, वो खुद मालूम कर लेंगे कि तुम बेगुनाह हो, वरना दूसरी सूरत में रेंजर्स की फायरिंग से तुम दोनों की हलाक हो जाने का खतरा है। अगरचे राजस्थान का सराई बॉर्डर बड़ा लंबा है, मगर पाकिस्तान रेंजर्स के जवान जीप में 24 घंटे गश्त लगाते रहते हैं और किसी को बॉर्डर क्रॉस करते देखते ही गोली मार देते हैं। गुलाम रसूल मुतमिन होने की बजाय ज़्यादा परेशान नजर आने लगा। मैंने उसे कहा, अगर तुम इस तरह परेशान हो गए और हिम्मत हार बैठे तो तुम अपने सास सुगना बीबी को भी मरवा दोगे। तुम्हें एतमाद और हिम्मत से काम लेना पड़ेगा। हम तो तुम्हें सिर्फ इंडिया का बॉर्डर ही क्रॉस कराएंगे, आगे तुम्हें खुद पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करना होगा। वहाँ कुछ भी हो सकता है, तुम्हें पूरी अकल और होशियारी से काम लेना होगा। अगर रेंजर्स की गश्ती पार्टी को अपनी तरफ आते देखो तो फ़ौरन दोनों हाथ ऊपर कर लेना। भागने की हरगिज़ कोशिश मत करना। अगर तुम ज़रा सा भागे तो समझ लो कि तुम पर फैज खोल दिया जाएगा। 1-1:30 बजे हरनाम सिंह और बहादुर सिंह वापस आ गए। हरनाम सिंह ने मुझे बताया कि वो लोग एक आदमी से मुलाकात करने गए थे जो हमारी पार्टी को सहरा में से गुजार कर जैसलमेर के भारतीय बॉर्डर तक ले जाएगा। सहरा में सफ़र करना आसान नहीं, कोई गाइड ना हो तो आदमी सहरा में भटक जाता है, और एक बार आदमी सहरा में भटक जाए तो फिर उसकी लाश भी नहीं मिलती। मैंने पूछा, क्या गाइड का इंतज़ाम हो गया है? हरनाम सिंह ने कहा, बिल्कुल हो गया है, हम आज सूरज ढलते ही यहाँ से रवाना हो जाएंगे। बहादुर सिंह के पास 3 ऊँट थे, वो 2 और ऊँट कहीं से ले आया। दिन ढल रहा था। हमने एक ऊँट पर सुगना बीबी को बिठाया, दूसरे ऊँट पर गुलाम रसूल को बिठाया। अपने अपने ऊँटों पर मैं, हरनाम सिंह और बहादुर सिंह बैठ गए और हमारी ये पार्टी सहरा में एक तरफ चल पड़ी। बहादुर सिंह हमें उस आदमी के हवाले करके वापस आना चाहता था जिसने हमें जैसलमेर के एक सरहदी गांव तक हमें गाइड करना था। सूरज के गुरूब होने के बाद सहरा में खुनकी बढ़ने लगी थी। हमारे ऊँट एक कतार में चले जा रहे थे। बहादुर सिंह का ऊँट सबसे आगे था, उसके पीछे हरनाम सिंह था, उसके पीछे मेरा और मेरे पीछे सुगना बीबी का और उसके पीछे गुलाम रसूल का ऊँट था। आसमान पर सितारे निकल आए थे। रात खूब रोशन थी। ये ऐसी अंधेरी रात नहीं थी जैसी कि शहरों में होती है। हम एक दूसरे को साफ देख रहे थे। हमारी दोनों जाने फासले पर रेत के टीलों की कतारें थीं जो ऐसे लगता था कि हमारे साथ साथ चल रही हैं। यहाँ बहादुर सिंह हमें गाइड कर रहा था। ऊँट नॉर्मल रफ्तार के साथ चल रहे थे। आधी रात के बाद हम एक जगह रुक गए। ऊँटों से उतरकर हमने कुछ देर आराम किया और दोबारा सफ़र पर रवाना हो गए। पाँव फट रही थी कि दूर सहरा में मकानों के धुंधले खाके दिखाई दिए। बहादुर सिंह ने उसी तरह इशारा करके बुलंद आवाज़ में हरनाम सिंह से कहा, हमारा गांव आ गया है। यह गांव 6-7 झोंपड़ा नुमा मकानों पर मुश्तमिल था। गांव के बाहर ही कीकर के दरख्तों के नीचे हम ऊँटों से उतर पड़े। बहादुर सिंह ने हरनाम सिंह से कहा, तुम लोग इसी जगह बैठो, मैं सर्जन को बुला कर लाता हूँ। बहादुर सिंह पैदल ही गाँव की तरफ चल दिया। थोड़ी देर के बाद वो वापस आया तो उसके साथ एक आदमी भी था जो ज़रा लंगड़ा कर चल रहा था। ये हमारा गाइड सर्जन था। सितारों की रोशनी में मुझे वो कोई ऐसी मखलूक मालूम हुई जो ज़मीन के अंदर से निकल आई हो। पस्त कद, निस्वारी रंगत, सर पर राजस्थानी पगड़ी। वो हमारे पास आकर बैठ गया। बहादुर सिंह ने उसका तारुफ कराया और कहा कि अब ये हमें हमारी मंजिल तक ले जाएगा। सर्जन दांत निकाल कर हंस रहा था। फिर एकदम उसने अपने होंठ बंद कर लिए और अपने मुंह से सीटी की आवाज़ निकाल कर कहने लगा, डेरे पर आ जाओ। उसका डेरा एक बड़ा सा झोंपड़ा था जिसकी दीवारें कच्ची ईंटों की थीं। बाहर सर्दी थी, झोंपड़े के अंदर की फिजा पुरसुकून थी। ज़मीन पर दरी बिछी हुई थी। वो साथ वाले झोंपड़े से हमारे लिए खेस और कंबल ले आया जिसे ओढ़कर हम वहीं लेट गए। ऊँटों पर सफ़र करने से हम बहुत थक गए थे। बहादुर सिंह ने कहा, तुम लोग अब आराम करो, बाकी बातें सुबह होंगी। बहादुर सिंह सर्जन के साथ शायद साथ वाले झोंपड़े में चला गया। इसके बाद हमारी आंख लग गई। जागे तो धूप झोंपड़े के रोशनदान में से अंदर आ रही थी। मैं और हरनाम सिंह उठकर बाहर आ गए। गुलाम रसूल और सुगना बीबी अभी सो रहे थे। झोंपड़ी के बाहर सर्जन चूल्हा जलाकर बैठा हमारे लिए चाय और रोटियां पका रहा था और कहने लगा, कीकर के पीछे तालाब पर जाकर मुंह हाथ धो लो, मैं तुम्हारे खाने पीने का बंदोबस्त करता हूँ। कीकरों के झुंड के पीछे एक छोटा सा तालाब था। बहादुर सिंह पहले ही वहाँ पर मुंह हाथ धो रहा था। हम भी मुंह हाथ धोकर ताज़ा दम हुए। बहादुर सिंह ने पूछा कि रात कैसी गुजरी। हरनाम सिंह बोला, घोड़े बेचकर सोए थे भैया। हमने बड़े झोंपड़े के बाहर बैठकर नाश्ता किया। सुगना बीबी को झोंपड़े के अंदर ही गुलाम रसूल चाय और रोटियां वगैरह दे आया। नाश्ते के बाद मैं, हरनाम सिंह, बहादुर सिंह और सर्जन बैठकर चाय पीने और बातें करने लगे। सर्जन दिन के वक्त ज़्यादा काला और खौफनाक लग रहा था। वो बहादुर सिंह से मुखातिब होकर कहने लगा, हम दिन ढलते ही चल पड़ेंगे। दिन के वक्त सख्त गर्मी में ये लोग सहरा में सफ़र नहीं कर सकेंगे। हरनाम सिंह ने पूछा,
बॉर्डर के गाँव में हम किस वक्त पहुँचेंगे? सर्जन ने उंगलियों को 2-3 बार गिना और फिर बोला, आज की रात और कल की रात लग जाएगी। परसों दिन के वक्त हम ग्वालाडीर पहुँचेंगे। ग्वालाडीर जैसलमेर के करीब एक सरहदी गांव है। उस गांव में हमें श्री राम से मिलना था, जिसने अपनी निगरानी में सुगरा और गुलाम रसूल को इंडिया का बॉर्डर क्रॉस कराना था। बहादुर सिंह ने हरनाम सिंह से कहा, मैं रात को वापस चला जाऊंगा, तुम फिक्र न करना। सर्जन बड़ा तजर्बाकार सारबान है, ये सहरा के चप्पे चप्पे को जानता है। इसके बारे में मशहूर है कि अगर ये रास्ता भूल जाए तो ज़मीन के अंदर से सांप देवता निकल कर इसको रास्ता दिखा देता है। मेरा ख्याल है कि सर्जन भी कोई सांप ही था, जिसने इंसानी रूप इख्तियार किया हुआ था। हरनाम सिंह कहने लगा, ठीक है भैया, मैं और सिकंदर अली इन दोनों को बॉर्डर पार कराकर तुम्हारे पास बीकानेर वापस आ जाएंगे। अगर हमें आने में 2-4 दिन ऊपर हो गए तो तुम फौरन ग्वालाडीर पहुंच जाना। बहादुर सिंह बोला, हरनाम मियाँ, ऐसी बात नहीं होगी। वहाँ श्री राम के अलावा भी अपने आदमी मौजूद हैं, वो तुम लोगों की खबरगिरी करेंगे। हरनाम सिंह बोला, भैया, इस किस्म के कामों में कुछ भी हो सकता है, बहरहाल तुम खबरदार रहना। बहादुर सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, फिक्र न करो, वो सारा दिन हमने झोंपड़े में गुजार दिया, क्योंकि बाहर धूप में ज़बरदस्त तपश थी और गर्म लू चल रही थी। सर्जन सफ़र की तैयारियों में लगा रहा। उसने ऊँटों पर नए खेस डालकर कजावे अच्छी तरह से कस दिए थे। कजावों में भी खेस रख दिए थे, क्योंकि सहरा में रात को सर्दी हो जाती है। शाम होते ही बहादुर सिंह हमें सर्जन के हवाले करके वापस बीकानेर चल दिया। सर्जन ने 4 ऊँट तैयार कर रखे थे। हम लोग ऊँटों पर बैठ गए। सर्जन ने अपना ऊँट आगे कर लिया और सहरा में एक बार फिर हमारा सफ़र शुरू हो गया। सहरा क्या था? एक समंदर था, रेत और रेत के टीलों का एक सिलसिला ख़त्म होता तो दूसरा सिलसिला शुरू हो जाता। सितारे हमारे ऊपर आसमान पर जैसे अपनी जगह जमे हुए थे और हमें सफ़र करता देख रहे थे। हमारा गाइड और सारबान सर्जन किसी वक्त मूड में आकर बांसुरी की कोई लोक धुन छेड़ देता, किसी वक्त ऊंची आवाज़ में लंबी लय में कोई कदीम राजस्थानी लोकगीत गाने लग जाता। हरनाम सिंह मेरे साथ साथ था। सुगरा बीबी और गुलाम रसूल के ऊँट हमारे पीछे आ रहे थे। सहरा में एक गहरा सुकून छाया हुआ था। ऊँट एक नीपीतीली रफ्तार से चल रहे थे। न जाने मुझे कब नींद आ गई और मैं सो गया। आँख खुली तो अभी रात ही थी और ऊँट उसी रफ्तार से चल रहे थे। एक जगह पहुंचकर सर्जन ने हलक से अजीब सी आवाज़ निकाली। उसकी आवाज़ पर ऊँट रुक गए। सर्जन ने अपना ऊँट बिठा दिया, नीचे उतरकर कदम कदम चलकर एक तरफ किया, फिर खड़े होकर दाएं बाएं निगाह डाली और वापस आकर दोबारा ऊँट पर बैठ गया। ऊँट फौरन उठ खड़ा हुआ। हरनाम सिंह ने पूछा, क्या बात थी सर्जन? हमें भी रात के वक्त सफ़र करते हुए रास्ता देखना पड़ता है। ऊँट चल पड़े। सर्जन की तेज़ आवाज़ फिर बुलंद हुई, सहरा आदमी का दोस्त नहीं है, वो आदमी को कदम कदम पर धोखा देने की कोशिश करता है। इसके धोखे से हमें भी खबरदार रहना पड़ता है। मैंने कहा, सहरा में सांप भी तो होते हैं सर्जन भैया। सर्जन ने कहा, हम मुसाफिरों को ऐसे रास्ते से नहीं ले जाते जिधर सांप होते हैं। हमें सांप की दूर से बू आ जाती है, हम उसकी सीटी की आवाज़ भी सुन लेते हैं। मैंने पूछा, सर्जन क्या सांप ऊँटों को नहीं डसते? ऊँट तो नंगे पाँव होते हैं। सर्जन अजीब तरह की हंसी हंस पड़ा और कहने लगा, ऊँटों के पाँव में भी जूते होते हैं, मगर वो जूते इंसानों को नज़र नहीं आते। सांप दूर ही से ऊँट के कदमों की धमक महसूस कर लेता है और परे हट जाता है। अगर दूर न जा सके तो वो वहीं रेत के अंदर घुस जाता है। कभी कभी कोई सांप गुस्से में आकर ऊँट के पाँव पर डस भी देता है, मगर ऊँट के पाँव पर बेहिस चर्बी की मोटी तय चढ़ी होती है। सांप का जहर उस चर्बी के अंदर ही रहता है और फिर अपने आप सांप के काटे हुए सुराखों में से बाहर बह जाता है। सारी रात इसी तरह कभी खामोश रहकर और कभी बातें करते हुए गुजर गई। आखिरकार हम गांव में पहुंचकर एक जगह ऊँटों को बिठाकर नीचे उतर आए। बहादुर सिंह ने सर्जन को सब कुछ समझा दिया था। उसने हरनाम सिंह को श्री राम के नाम एक चिट्ठी भी लिख कर दे दी थी। सर्जन हमें वहीं ऊँटों के पास दरख्तों के साए में बिठाकर गाँव चला गया। चंद लम्हों बाद वो श्री राम को लेकर आ गया। श्री राम दरमियाने कद का घटे हुए जिस्म वाला आदमी था। उम्र 40 और 50 के दरमियान थी। उसने पतलून और बुश शर्ट पहन रखी थी। माथे पर जख्म का लंबा निशान था। वो पान चबा रहा था, उंगलियों में सिगरेट सुलग रहा था। उसने हमारे पास आकर हाथ जोड़कर सबको बड़ी खंदा पेशानी से प्रणाम किया और बोला, महाराज, बहादुर सिंह जी को भी साथ ले आना था, वो तो हमारे साहब हैं। हरनाम सिंह ने जेब से बहादुर सिंह की चिट्ठी निकालकर उसे दी और कहा, उन्हें बीकानेर जल्दी वापस जाना था। श्री राम चिट्ठी पढ़ने लगा, साथ साथ वो सिगरेट का कश लगाकर उसकी राख भी चुटकी बजाकर झाड़ रहा था। चिट्ठी पढ़कर उसने मुझे और हरनाम सिंह को गले लगा लिया। गुलाम रसूल से भी वो गले लगकर मिला। सुगरा बीबी को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहने लगा, बहन जी, आप हमारी बहन के समान हैं, आप कोई फिक्र न करें, हम खुद आपको पाकिस्तान छोड़कर आएंगे। उसने चिट्ठी तय करके वो शर्ट की जेब में रख ली और मुस्कुराते हुए कहने लगा, आप यहाँ क्यों खड़े हैं? डेरे पर आ जाएं, हमें भी सेवा का मौका दें। सर्जन, तुम जानवरों को पानी वगैरह पिलाओ। श्री राम की ज़ुबान बड़ी मीठी थी। एक बार तो मुझे महसूस हुआ कि मैंने खामखा इस पर शक किया है। ये तो बड़ा अच्छा आदमी है। ये बदमाश लोग आमतौर पर बड़े अच्छे दोस्त होते हैं। मैंने हरनाम सिंह की तरफ देखा, उसने भी मेरी तरफ देखा। शायद वो भी यही कुछ सोच रहा था।
श्री राम हमें अपने डेरे पर ले गया, जो गांव से बाहर एक पुरानी खंडरनुमा हवेली की शक्ल का था। इहाते में ऊंट और 2 गायें बंधी हुई थीं। 2 औरतें चूल्हे के पास बैठी कुछ पका रही थीं। श्री राम हमें हवेली के बड़े कमरे में ले आया, जहाँ बड़ी पुरसकून ठंडक थी। बिजली वगैरह यहाँ नहीं थी, बगैर पंखे के कमरा ठंडा था। 4 पाइयों पर खेस बिछे हुए थे और श्री राम कहने लगा, हरनाम जी, आपको तो मालूम ही है, हमारा कारोबार ऐसा है कि मेहमान आते ही रहते हैं। आप बिल्कुल इसे अपना घर समझें। उसी वक्त उसने हमारे लिए नाश्ता तैयार करवाया। वो हरनाम सिंह को लेकर हवेली के बरामदे में बैठ गया और बातें करने लगा। वापिस आकर हरनाम सिंह कहने लगा, सिकंदर अली, ये श्री राम तो बड़े काम का आदमी है। वो हिंदुओं की बुत पूजा के भी खिलाफ है। बहादुर सिंह का बड़ा दम भरता है और कहता है कि बहादुर सिंह जी के लिए तो हम अपनी जान भी कुर्बान कर सकते हैं। 2 आदमियों को बॉर्डर क्रॉस कराना तो कोई काम ही नहीं है। ज़ाहिर है मुझे खुशी हुई कि श्री राम आसानी से सुगरा और गुलाम रसूल को बॉर्डर पार पहुंचा देगा। मुझे यही चाहिए था। पाकिस्तानी बॉर्डर पर जाकर जो कुछ करना था वो मैंने गुलाम रसूल को समझा दिया था। उनका पाकिस्तान पहुंचना ज़रूरी था। वहां पहुंचने के बाद अपने आप यह साबित हो जाएगा कि ये दोनों स्मगलर नहीं हैं और भारत की बॉर्डर फोर्स उन्हें उठा कर ले गई थी। मैंने हरनाम सिंह से पूछा कि बॉर्डर क्रॉस करने का तरीक़ाकार क्या तय हुआ है, तो वो बोला, तरीक़ाकार यही होगा कि इसी हफ्ते स्मगलरों की एक पार्टी राजस्थान का बॉर्डर क्रॉस करने वाली है। श्री राम सुगरा बीबी और गुलाम रसूल को उनके साथ भेज देगा। वो लोग अपने साथ उन्हें बॉर्डर भी क्रॉस करवा देंगे। ये स्मगलर अपने आदमी है ना? मैंने सवाल किया। हरनाम सिंह कहने लगा, ये स्मगलर अपने वादे के बड़े पक्के होते हैं और फिर श्री राम के अपने आदमी हैं। श्री राम की मदद के बगैर वो बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकते। उन्हें श्री राम से हर वक्त काम रहता है। तुम फिक्र न करो, ये सुगरा और गुलाम रसूल को हिफाजत के साथ पाकिस्तान पहुंचा देंगे। मैंने कहा, फिर भी मैं चाहता हूँ कि मैं इन लोगों के साथ जाऊँ और अपनी आंखों के सामने इन्हें इंडिया के बॉर्डर क्रॉस करता देखूँ। हरनाम सिंह बोला, मैं श्री राम से बात करता हूँ। मेरा ख्याल है इसे कोई इतराज़ नहीं होगा। तुम साथ जा सकते हो। रात को खाने पर श्री राम भी हमारे पास आ गया। हरनाम सिंह ने उससे यही बात की तो वो बोला, इसकी ज़रूरत तो नहीं है महाराज, लेकिन अगर आपकी यही ख्वाहिश है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। आप बेशक पार्टी के साथ चले चलें, बस आपको रेंजर्स की फायरिंग से बचना होगा। मैंने कहा, ये आप मुझ पर छोड़ दें। श्री राम हंस कर बोला, तो फिर कोई बात ही नहीं है। आप लड़की लड़के को अपने साथ ही लेकर चले चलें और अपनी आंखों के सामने बॉर्डर क्रॉस करवा कर वापस आ जाएं। लेकिन आपको वापस अकेले ही आना पड़ेगा, क्योंकि स्मगलरों की पार्टी तो बॉर्डर क्रॉस कर जाएगी। मैंने कहा, मैं अकेला वापस आ जाऊंगा। ये बात तय हो गई। अब हम उस दिन का इंतजार करने लगे जिस दिन स्मगलरों की पार्टी ने बॉर्डर क्रॉस करने के लिए श्री राम की हवेली में पहुंचना था। स्मगलरों की पार्टी तीसरे रोज पहुंची। वो कुल 4 आदमी थे, उनमें 2 सिख थे और 2 हिंदू थे। पूरा एक दिन उन स्मगलरों ने श्री राम की हवेली में गुजारा। रात का अंधेरा होते ही हमारी पार्टी बॉर्डर की तरफ चल पड़ी। हम सब ऊँटों पर सवार थे। सुगरा बीबी को मैंने और गुलाम रसूल ने अपने साथ रखा हुआ था। श्री राम हमसे चंद कदम आगे स्मगलरों की पार्टी के साथ चल रहा था। हरनाम सिंह पीछे ही रह गया था। उसे मेरी वापसी पर मुझे साथ लेकर बीकानेर जाना था। स्मगलरों के 5 ऊँट जिन पर श्री राम और 4 स्मगलर सवार थे और स्मगलिंग का कुछ माल भी लदा हुआ था, आगे आगे जा रहे थे। हमारे 3 ऊँट जिन पर मैं, सुगरा बीबी और गुलाम रसूल सवार थे, पीछे पीछे चल रहे थे। श्री राम किसी वक्त अपना ऊँट पीछे लाकर हमारी खैरियत दरियाफ्त कर लेता था। गुलाम रसूल कहने लगा, ये आदमी दूसरे हिंदुओं की तरह नहीं है। मैंने कहा, हाँ, हर मज़हब में अच्छे लोग भी होते हैं। श्री राम भी एक अच्छा आदमी है। उसका हमदर्दाना रवैया देखकर मेरे दिल में भी जो पहले शक पैदा हुआ था वो दूर हो गया था। अपनी मुहिम्मात के दौरान मुझे कई ऐसे सिख सिरदारों और हिंदुओं से वास्ता पड़ चुका था जिनके दिल इंसानी हमदर्दी से लबरेज थे और जिन्होंने बिला इम्तियाज़ मज़हब मुश्किल वक्त में मेरी मदद की थी। हकीकत यह है कि हमारी जंग हिंदू साम्राज्य और हिंदू फ़ौज से थी, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नापाक अज़ाइम रखती है और जिसने पाकिस्तान के वजूद को कभी तस्लीम नहीं किया और जो कश्मीरियों पर नाकाबिले बयान जुल्म सितम कर रही है। बीकानेर से जैसलमेर के बॉर्डर तक का सफ़र बड़ा तवील और थका देने वाला था। हमें 2 रातें सफ़र में गुजर गईं। हम रात को सफ़र करते थे। दिन के वक्त सूरज को झुलसा देने वाली धूप में सफ़र करना नामुमकिन था। दिन के वक्त किसी जगह पड़ाव किया जाता। हम सब आराम करते और सूरज गुरूब होते ही हमारा काफ़िला दोबारा चल पड़ता। इस दौरान श्री राम ने हमें अपने हुस्न अखलाक का गर्विदा बना लिया था। कश्मीरियों पर भारतीय फ़ौज जो वहशियाना जुल्म तशद्दुद कर रही थी, श्री राम उसके सख्त खिलाफ था और अपनी इस राय का वाज़ेह इजहार करता कि कश्मीर में मुसलमानों की ज़बरदस्त अक्सरियत है। भारत को कोई हक नहीं पहुंचता कि वो कश्मीरी मुसलमानों के हक़ खुद इरादियत का गला घूंट कर वहाँ ज़बरदस्ती कब्जा करे। श्री राम वैसे भी बड़ा हंसमुख था। अगरचे वो स्मगलिंग का धंधा करता था जिसमें हर कदम पर मौत का ख़तरा होता है, मगर वो बेखौफ और खुशबाश रहता था। हर एक से हंस हंस कर बात करता। सुगरा बीबी के सर पर हाथ रख कर कहता, बेटी, तू मुझे अपनी बेटी की तरह अजीज़ है। मैं तुम्हें अपनी हिफाजत में पाकिस्तान पहुँचाऊँगा, तू बिल्कुल फ़िक्र न कर। श्री राम का हमदर्दाना रवैया देखकर कई बार मुझे ख्याल आया कि मैं खामखा इस पार्टी के साथ आ गया हूँ। मेरी जगह श्री राम ही काफ़ी था।
सफ़र की दूसरी रात हमने आधी रात के बाद सहरा में एक जगह पड़ाव डाला। यहाँ बॉर्डर से स्मगलरों के एक मुखबिर ने आकर उन्हें बॉर्डर की सूरत हाल के बारे में बताया था। हम लोग रेत के एक टीले की ओट में आग का अलाव जलाकर बैठे थे। सुगरा बीबी और गुलाम रसूल एक तरफ कंबल ओढ़े बैठे चाय पी रहे थे। श्री राम मेरे पास बैठा मुझे अपने बचपन की बातें सुना रहा था और कहने लगा, मेरा बचपन बड़ा गरीबी में गुजरा। माता पिता मर चुके थे। मैं अपने चाचू के यहाँ रहता था। वो लोग मुझसे नौकरों की तरह काम लेते थे। मुझे पढ़ाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। हमारे साथ वाले मोहल्ले में एक मस्जिद थी। मस्जिद के मौलवी साहब मुझसे बड़ा प्यार करते थे और कहा करते थे, इस्लाम ने यतीमों से मोहब्बत करने को कहा है। उन्होंने मुझे उर्दू भी पढ़ाई थी। लेकिन ज़रा बड़े होते ही मैं बुरे लड़कों की सोबत में पड़ गया और फिर पक्का जराइम पेशा बन गया। एक बदमाश से हमारी दुश्मनी थी। उसने हमारी बैठक पर हमला किया। बड़ी ज़बरदस्त लड़ाई हुई। वो बदमाश मेरे हाथों कत्ल हो गया। मुकदमा चला। मुझे 7 साल कैद हो गई। तांबे का गिलास जिसमें चाय थी उसके हाथों में था और वो साथ साथ चाय भी पी रहा था और सिगरेट के कश भी लगा रहा था और कहने लगा, तुम लोग बड़े खुशकिस्मत हो कि हिंदुओं से अलग हो गए और अपना आज़ाद मुल्क पाकिस्तान बना लिया। तुम्हारा लीडर कैद आज़म बहुत महान लीडर था। ऐसा लीडर भारत में एक ही पैदा हुआ है। देख लो, सिखों के लीडर ने कैद आज़म की बात नहीं मानी और अब हिंदुओं की गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। याद रखना, सिख भी एक दिन कश्मीरियों की तरह अपना अलग आज़ाद मुल्क ज़रूर बना लेंगे। और फिर श्री राम मेरी तरफ देख कर कहने लगा, मैं तो पार्टी को बॉर्डर क्रॉस करवा कर यहाँ से जोधपुर चला जाऊँगा। तुम बीकानेर बहादुर सिंह के पास कितने रोज़ ठहरोगे? अगर हफ्ता भर के लिए रुक जाओ तो मुझे जोधपुर से बीकानेर वापस आना है। वहाँ हमारी दोबारा मुलाकात हो जाएगी। मैंने कहा, मेरा कुछ पता नहीं, ये तो हालात पर मुनहसर है। तुम तो जानते ही हो हमारे पीछे खुफिया पुलिस लगी ही रहती है। हालात ठीक ठाक हुए तो बीकानेर से दिल्ली चल दूंगा। मुझे वहाँ से कश्मीर के महाज पर भी पहुँचना है। क्यों नहीं? वहाँ तुम जैसे बहादुर मुजाहिदों की सख्त ज़रूरत है। तुम लोग बड़ी बहादुरी से भारतीय फ़ौज का मुकाबला कर रहे हो। 1-2 लम्हे वो खामोशी से सिगरेट पीता रहा। फिर अलाव की आग कुरेदने लगा और बोला, दिल्ली में तुम किसके यहाँ ठहरे हुए हो? अगर वहाँ तुमको कोई ख़तरा महसूस होता है तो मेरे पास एक खुफिया जगह है। तुम बेखौफ व ख़तर वहाँ रह सकते हो। मैंने बड़ी अक्लमंदी की कि उसे यह न बताया कि मैं दिल्ली में बब्बर सिंह खालसा के खुफिया ठिकाने पर रहता हूँ। हालांकि श्री राम ने अपनी बातों से यह साबित कर दिया था कि वो कश्मीरी हुर्रियत पसंदों का ज़बरदस्त मदाह है और ख़ुद भी कश्मीर के महाज पर जाकर भारतीय मकबूजा फ़ौजों से लड़ना चाहता है। लेकिन ये हमारी तरबियत में शामिल था कि हम अपने खुफिया ठिकाने के बारे में किसी भी शख्स को, खा वो हमारा सगा भाई ही क्यों ना हो, किसी भी हालत में कुछ नहीं बताएंगे। इस वजह से बब्बर सिंह खालसा का खुफिया हेडक्वार्टर भी तबाही से बच गया, वरना जो हशरबाद में मेरा हुआ उससे बदतर हशर बब्बर सिंह खालसा का होता। श्री राम ने बातों ही बातों में मुझसे हरनाम सिंह के बारे में भी पूछ लिया कि वो किस जगह मेरी वापसी तक मौजूद रहेगा। अब जो वो इतना कुरेद कर पूछने लगा था तो मेरे दिल में एक दफ़ा फिर उसके मुतल्लिक शक सा पड़ गया कि आखिर इसको इतना कुरेद कर हरनाम सिंह वगैरह का पूछने की क्या ज़रूरत है। मैं उसी लम्हे मोहतात हो गया और मैंने अपनी ज़ुबान बंद कर ली। लेकिन अफसोस कि उस वक्त तक मैं उसे कुछ ऐसी बातें बता चुका था जो मुझे नहीं बतानी चाहिए थी। लेकिन अब मैं सिवाय पछताने के और कुछ नहीं कर सकता था। इसीलिए सियाने कह गए हैं कि आदमी को बात करने से पहले सोच लेना चाहिए कि वो किस शख्स से क्या बात करने वाला है। और ख़ास तौर पर हम लोगों को तो बेहद मोहतात रहना पड़ता है। हम तो दुश्मन के मुल्क में होते हैं और हमें किसी को भी अपना दोस्त ख्याल नहीं करना चाहिए, सिवाय उन लोगों के जो हमारी अपनी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हों। बल्कि बब्बर सिंह खालसा ने तो एक बार मुझे यहाँ तक कह दिया था कि सिकंदर अली, जब तक भारत में हो दिल की बात मुँह से निकालने से पहले 101 बार सोच लेना और मेरे साथियों पर भी अंधाधुंध यकीन न करना। रात के पिछले पैर स्मगलरों की पार्टी का मुखबिर आ गया। उसकी ज़बानी मालूम हुआ कि आगे कोई ख़तरा नहीं है और सिक्योरिटी भी पहले से कम सख्त हो गई है और हम लोग जनूब मशरक़ की जानिब से अगर बॉर्डर पार करें तो महफूज रहेंगे। तीसरी रात हम सहरा में उस तरफ चल पड़े जिस तरफ जाने को मुखबिर ने हिदायत की थी। आधी रात के बाद हम एक जगह पहुँच कर रुक गए। मालूम हुआ कि हम भारत के बॉर्डर पर पहुँच गए हैं। उस वक्त तक राजस्थान के वसी और अरीज़ सुराही बॉर्डर पर दोनों में से किसी भी तरफ से खारदार बाड़ नहीं लगाई गई थी। दोनों तरफ से रेंजर्स की गश्ती पार्टियां जीपों पर बॉर्डर का गश्त लगाती रहती थी। जब जीप चली गई तो बॉर्डर के अक्सर इलाके बिल्कुल खाली रह जाते थे और इन्हीं जगहों से स्मगलर बॉर्डर क्रॉस करते थे। 2 पुरइसरार से आदमी वहां आ गए। श्री राम ने कहा, हमारे गाइड आ गए हैं। अब ये लोग सुगरा बीबी और गुलाम रसूल को साथ लेकर चलेंगे। तुम्हें हमारे साथ जाने की वैसे तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर तुम चाहो तो इनके साथ चल सकते हो। मैं यहीं रहूँगा। मैंने श्री राम से कहा, कम से कम इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करवाने तक मैं सुगरा और गुलाम रसूल के साथ ही रहना चाहता हूँ। असल में मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ कि सुगरा बीबी और गुलाम रसूल बॉर्डर पार कर गए हैं। एक बार वो पाकिस्तान में दाखिल हो जाते हैं तो फिर मुझे उनकी कोई फिक्र नहीं थी। फिर ये स्मगलर लोग भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। श्री राम बोला, जैसे तुम्हारी मर्जी मेरे भैया, फिर आ जाओ, पार्टी तैयार है, सिर्फ तुम लोगों का इंतज़ार है।